आदरणीय महान भाव, सर्वप्रथम मैं जयप्रकाश नारायण जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। मुझे अध्यक्ष के रूप में कुछ कहने को कहा गया है। सच पूछिए तो अध्यक्ष सबसे बड़ा श्रोता होता है और सबसे छोटा वक्ता। मैं प्रारंभ से बैठकर सभी लोगों के विचार सुनता रहा हूँ और बहुत कुछ नई बातें सुनने को मिली। मेरी जानकारी बढ़ी है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ और जयप्रकाश नारायण का मैं कोई आधिकारिक विद्वान नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी उम्र देखकर जायसवाल साहब ने मुझे ये जिम्मा सौंप दिया है, क्योंकि संभवतः मैं इस सभागार में सबसे उम्र दराज, सबसे बूढ़ा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 84 साल का हूँ। खैर, मैं जेपी के आंदोलन को मैंने देखा है। उसके आंतरिक पहलू पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है और वैसे ही मैं एक दो फुटकर बातों की यहाँ चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं लोहरदगा में था और लोहरदगा में ये बात प्रचलित है कि जयप्रकाश बाबू जब हजारीबाग जेल में थे तो दीपावली के दिन वो कैसे वो जेल से वो फांद कर निकल आए थे। लोहरदगा में ये कहा जाता है कि एक थे मधुसूदन लाल अग्रवाल, लंबे चौड़े काफ़ी डिस्पोज थे, मजबूत व्यक्ति थे और लोग बताते हैं कि वही सीढ़ी बने थे। उन्होंने सीढ़ी का काम किया था और उनके कंधे पर, उसके बाद उनके माथे पर चढ़ करके कैसे उन्होंने दीवारी में बात की थी। वहाँ ये बात प्रचलित है। कहते हैं तो ये तो है जयप्रकाश बाबू ने स्वतंत्रता संग्राम में तो बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहाँ तक सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन की बात जो छूट गई है, मैं उसकी चर्चा करूँगा। राजनीति के क्षेत्र में उनका एक सुझाव था, क्योंकि जेपी एक सर्वोदयी ही नहीं थे, बल्कि वो एक राजनैतिक कार्यकर्ता भी थे, वे नेता भी थे और उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि वे उससे भी ज़्यादा एक स्वप्न दृष्टा थे। जेपी का स्वप्न था वो एक सुंदर राजनीति की कल्पना करते थे और वर्तमान में उन्होंने देखा जिस तरह की राजनीति यहाँ हो रही थी, इसलिए उनका ये सुझाव था, उनकी ये कल्पना थी कि जनता को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। मैंने कहा कि लोगों ने इस कड़ी को छोड़ दिया था, मिस किया था। तो राजनीति के क्षेत्र में उनका ये स्वप्न, हम कहेंगे उनका ये स्वप्न था। तो राजनीति के शुद्धिकरण की ओर ये बहुत बड़ा कदम हो सकता था, आज भी हो सकता है, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए मैं कहूँगा कि ये
व्यवहारिक नहीं। दूसरी चीज़, समाज परिवर्तन की बात। कई लोगों ने चर्चा की कि बिहार जातिवाद के लिए जाना जाता है। जेपी को भी इस बात से बहुत वो चिंता रहती थी और जेपी ने भी एक कदम उठाया था, क्रांतिकारी कदम उठाया था। पुराने लोगों को पता है कि कैसे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन गंगा किनारे उन्होंने नौजवानों को इकट्ठा किया था और जाति प्रथा को तोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया और नौजवानों ने अपने जनेऊ तोड़कर गंगा में डाल दिया था। तो जेपी ने समाज को एक करने के लिए, जाति प्रथा को तोड़ने के लिए भी कदम उठाया था। लेकिन मैंने देखा है कि भले ही उन नौजवानों ने ये कसम ली थी कि हम जाति का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन वो नौजवान भी ईमानदार नहीं रहे। और मुझे मालूम है कि कैसे वो ट्रेन से, ये गुड्स ट्रेन से कैसे वो क्या क्या ये उसमें वो लदा हुआ था, वो बाटा के वो जूते थे, क्या डाला था और क्या क्या सामान था, लोगों ने उठाए थे या कहिए कि चोरी की थी। तो वो नौजवान जिन्होंने कसम ली थी, उन नौजवानों ने भी जेपी को धोखा दिया। आज के नौजवानों से हम क्या उम्मीद करें, लेकिन जेपी ने अपनी ओर से ये कोशिश की थी। एक बहुत बड़े हमारे वक्ता ने वो सही बात कही है, उन्होंने अवेयरनेस की बात की। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आज अवेयरनेस की परिभाषा बदली हुई है। आज अवेयरनेस का मतलब है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ तक कि दिल्ली में अब अगले साल से तीसरे वर्ग से ही बच्चों को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। कैसा अवेयरनेस चाहते हैं? आज के युग में अवेयरनेस की कई परिभाषा हो सकती है। अगर आप धर्म के क्षेत्र में अवेयरनेस को देखें, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में देखें, तो अवेयरनेस का कुछ और अर्थ होगा। धर्म के क्षेत्र में होगा, भाई आप कर्मकांड कीजिए, आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, नाम लीजिए, माला जपिए। वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में तो आप पर ब्रह्म की आप चिंता कीजिए।